इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शीट, यानी एक परत के कारण किसी पॉइंट पर आर डिस्टेंस से परत से अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन दो तरह से निकाल सकते हैं, दो कंडीशन लगेगी इसमें। पहली कंडीशन जब अपने पास शीट जो है वो कंडक्टिंग हो, दूसरी नॉन कंडक्टिंग हो। तो इसे अपन दो तरह से देखेंगे। नॉन कंडक्टिंग के केस में अपन देखते हैं कि किस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो माना अपने पास एक शीट, एक परत है ABCD, इसके सेंटर से पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहाँ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन ने क्या किया, इस शीट को छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया यानी अल्पांश क्षेत्रफल में डिवाइड कर दिया। तो अपन को एक क्षेत्रफल मिला A1, दूसरा क्षेत्रफल मिला A2। तो अपन A1 के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो अपन को उसकी डायरेक्शन मिलेगी लाइन जॉइनिंग के अलोंग टूवर्ड्स आउटसाइड, यानी बाहर निकलते हुए, इसी लाइन के जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, क्योंकि अपन ने P पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बिठा रखा है जिसकी वैल्यू लगभग ना के बराबर है 1 कूलम। तो अब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव को रिपेल प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स बाहर की तरफ आउटसाइड होगी। तो ये A1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली, अपन ने उसको नाम दे दिया DE1। अब अपन A2 एरिया के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो अपन को मिलेगी इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स आउटसाइड बाहर की तरफ, और उसको अपन ने नाम दे दिया DE2। अब अपन को एक ही पॉइंट पर यानी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो डायरेक्शन मिल रही है, एक डायरेक्शन DE1 की साइड और दूसरी डायरेक्शन DE2 की साइड। अब अपन को एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन मिल रही है, तो अपन ने इनको इनके कंपोनेंट यानी कि इनके घटक में डिवाइड कर दिया। तो अपन DE1 को इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ DE1 कोस अल्फा नाम दे दिया और जो वर्टिकल है उसे नाम दे दिया DE1 साइन अल्फा। इसी तरह अपन DE2 कोस DE2 वेक्टर को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो एक मिलेगा अपन को DE2 कोस अल्फा और दूसरा DE2 साइन अल्फा। अब ये सेंटर से एक ही जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस A2 की है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इनकी DE2 साइन अल्फा और DE1 साइन अल्फा दोनों अपोजिट है यानी विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के अफेक्ट को कर देंगे कैंसिल आउट। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। अपन को जो नेट वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो इन दोनों के कोस कंपोनेंट यानी कोस 36 के साथ में जो एंगल है घटक है उसके द्वारा अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी। तो अपन सबके कारण अपन जितने भी अल्पांश क्षेत्रफल है सबके कोस कंपोनेंट के सम कर देंगे, तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी ड्यू टू शीट, ए नॉन कंडक्टिंग शीट, अचालक परत के कारण। तो देखते अपन किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो अपन ने माने ये अपने पास एक शीट है ABCD, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर अपन को पॉइंट P है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो अपन ने क्या किया, इससे एक गाउसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे अपन। तो अपन ने यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उनसे अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। तो अपन ने यहाँ पॉइंट P है, तो अपन ने एक सरफेस को अज्यूम कर लिया कि अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, क्योंकि अपन ने सेंटर से सेम रेडियस का यानी R डिस्टेंस पर दोनों साइड से अपन ने एक सिलेंड्रिकल सरफेस की अज्यूम कर लिया, क्योंकि पॉइंट P यहाँ पर है तो सेंटर से जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर पॉइंट P होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम होती। तो इसलिए अपन ने एक सरफेस अज्यूम कर लिया जिसे अपन ने नाम दे दिया गाउसियन सरफेस। अब अपन इस गाउसियन सरफेस की अलग अलग पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। तो अपन को तीन ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। पहला सरफेस अपन को सर्कल मिलेगा, यानी इस सर्कल पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। दूसरा ये सर्कल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और तीसरा कर्व्ड सरफेस जो सिलेंडर का ये कर्व सरफेस होता है, अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में निकालेंगे। फिर तीनों को सम कर देंगे तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की नेट वैल्यू मिल जाएगी।
तो अपन देखते हैं किस तरह से किया अपन ने। अपन गाउस लॉ का यूज़ करेंगे। गाउस लॉ क्या बोलता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का क्लोज सरफेस का इंटीग्रल यानी बंद पृष्ठ का समाकलन किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो अपन को यहाँ पर 3 सरफेस है, S1 S2 और S3 में डिवाइड कर रखा है अपन ने सिलेंड्रिकल सरफेस को। तो अपन तीनों के अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो ये होगा EDS कोस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट सेकंड और थर्ड सरफेस के लिए। उसके बाद ई वेक्टर और अपन को DS वेक्टर पता है, दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है और 90 डिग्री के एंगल पर है। ये देखिए इसमें अगर बात अपन S1 सरफेस की करें तो S1 सरफेस में अपन को पता है कि ये ई वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। अगर यहाँ पर अपन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो भी बाहर की तरफ निकलते हुए होगी। तो इस तरह से अपन को दोनों के बीच में एंगल मिलेगा 0 डिग्री। अब अपन बात S2 सरफेस की करें, S3 सरफेस की, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इसी साइड मिलेगी। तो इनके बीच में भी अपन को एंगल मिलेगा 0 डिग्री। S2 सरफेस की बात करें तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, और अपन एरिया वेक्टर की बात करें क्षेत्रफल सदिश की तो वो मिलेगी अपन को आउट मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल होता है ना सरफेस वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन इनके बीच में एंगल मिलेगा अपन को 90 डिग्री का। अब अपन देखते हैं कि थीटा जो होता है 90 डिग्री कोस 90 0 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। जो S2 सरफेस था उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब अपन को जो नेट सरफेस मिलेगा वो मिलेगा S1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और S3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, क्योंकि इनके बीच में थीटा एंगल 0 है और 0 होगा कोस 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो अपन ने दोनों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे अपन। तो इसी तरह होगा S1 EDS S3 EDS इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपन इसमें फॉर्मूले में अगर कोस की वैल्यू पुट करेंगे ना तो अपन को ये मिल जाएगा, क्योंकि 0 1 वैल्यू होगी। अब अपन को पता है ई वेक्टर दोनों में कांस्टेंट है, तो ई वेक्टर को अपन बाहर ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट के बचा, ब्रैकेट के अंदर S1 DS वेक्टर DS प्लस S3 DS इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब S1 DS क्या है कि ये है डिफ्रेंशिएशन यानी छोटा सा पार्ट का एरिया, छोटा अल्पांश क्षेत्रफल। अगर अपन इसका इंटीग्रल कर दे तो इंटीग्रल का तो मतलब ही होता है पूरा सरफेस पूरे पार्ट का, तो DS का इंटीग्रल करेंगे तो वो हो जाएगा S के बराबर। इसी तरह S3 यानी ये S के बराबर हो जाएगा, DS का इंटीग्रल S के बराबर होगा। अब अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस का मतलब जो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों हो और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो अपन उसमें जो डेंसिटी यानी घनत्व निकालते हैं, चार्ज का घनत्व, तो उसे कहते हैं अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसे पृष्ठ आवेश घनत्व, तो उसे अपन सिग्मा से लिखते हैं और वो होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस या पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अपन चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा सरफेस इंटू डेंसिटी इक्वल टू चार्ज। ये देखिए यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन सरफेस, और चार्ज निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे दोनों साइड, तो पुट करने के बाद तो ये S और ये S दोनों के सरफेस मिलकर ये हो जाएंगे 2S, तो ये हो जाएगा E इंटू 2S इक्वल टू अपन ने Q की वैल्यू पुट कर दी, तो जो थी सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो S से S कैंसिल आउट हो जाएगा और अपन को ये जो 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में अपन यानी डायरेक्शन के बीच में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो वो अपन को एक प्लेन लाइन मिलेगी, क्योंकि आर से मतलब ही नहीं है, आर से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा, तो अपन को कांस्टेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर अपन सिग्मा यानी कि डेंसिटी
अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व और इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो अपन को मिलेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अपन को इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो अपन को ग्राफ इस तरह से मिलेगा। अगर अपन बात करें अब अपने पास कंडक्टिंग सीट हो, तो कंडक्टिंग सीट के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से निकालेंगे। तो अपन ने मान लिया ये अपने पास एक कंडक्टिंग सीट है, तो कंडक्टिंग सीट है तो इसके सरफेस पर, इसके दोनों सरफेस पर चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। चार्ज, इतना चार्ज दोनों सरफेस पे इस पे चार्ज मिलेगा, तो दोनों सरफेस पे इस पे चार्ज मिलेगा और इसके बीच वाले पार्ट में अपन को चार्ज की वैल्यू मिलेगी 0। तो अपन इसमें एक पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, ये चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल, प्रतिकर्षित करता है। तो इसके कारण इसके दोनों सरफेस पर कंडक्टिंग शीट की जब अपन बात करेंगे तो इसके दोनों सरफेस पे अपन को मिलेगा इलेक्ट्रिक, दोनों सरफेस पे अपन को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो अपन को दोनों सरफेस पे चार्ज मिलेगा, जिसके कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी और सेंटर में अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी 0। और डेरिवेशन, बाकी डेरिवेशन सेम ही रहेगा।